हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सचिन शर्मा, आपका फिज़िक्स टीचर, आपका स्वागत करता हूं हमारे स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। तो स्टूडेंट, हमने कक्षा 12 का एक पीछे वीडियो हम दे चुके हैं जिसमें चैप्टर 1 के बारे में, जो कि प्रकाश का परावर्तन है, कुछ पार्ट उसमें हमने पढ़ लिया है। तो वो क्या था, उसमें थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। तो उसमें हमने समझा कि प्रकाश क्या होता है, किस प्रकार से वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश वो हमारी आंखों तक परावर्तित होकर पहुंचता है, जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। साथ में हमने प्रतिबिंब के बारे में भी जाना कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। फिर उसको थोड़ा सा हमने समझने की कोशिश की कि वो किस प्रकार से वास्तविक उसको हम कहेंगे प्रतिबिंब को, किस प्रकार से आभासी उसको कहेंगे। तो वहाँ यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको थोड़ा सा जाके वहाँ देख लो, ठीक है, ताकि ये आपको आगे ये वाला वीडियो आपको समझने में आसानी हो जाए। तो देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम दर्पण देखेंगे इस वीडियो में। दर्पण क्या होता है। हालांकि पुराने वीडियो में मैंने थोड़ा सा हल्का सा दर्पण को बताया, क्योंकि इस वजह से बताना पड़ा क्योंकि वहाँ पे हमें प्रतिबिंब बताना था। तो प्रतिबिंब किससे बनेगा, दर्पण से बनेगा। कहीं दर्पण होगा कि किस प्रकार का पर्दा होगा तो ही तो प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो दर्पण हल्का सा हमने ब्रीफ में वहाँ पे बता दिया है, परंतु डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो दर्पण क्या होते हैं। दर्पण को आप ऐसे समझिए कि यदि कोई कांच की प्लेट है, मान लो सपोज करो कांच की प्लेट है, मैं कांच की प्लेट ले लेता हूँ। ये कांच की प्लेट है, जैसे कि आप इस तरह से मान लीजिए कांच की प्लेट है। तो ये कुछ थिकनेस हो सकती है, इसकी मोटाई हो सकती है। तो ये मान के चलिए कि यदि हमने इसकी एक सतह पर, कोई भी कांच की प्लेट होगी, एक सतह इधर होगी, एक सतह इधर होगी, दो सतह होती हैं। तो एक सतह पर हम कहते हैं कि एक सतह पर हमने पॉलिश कर दी है, हमने एक सतह पर इसकी पॉलिश कर दी है। या फिर इसको ऐसा मान लो कि इसे हम इसकी मोटाई के रूप में ना दिखा करके इसे हम एक सीधे कांच की समतल कांच हमने एक दिखा दिया। हमने कहा कि एक सतह इधर है और एक सतह इधर है। तो एक सतह पर हमने चांदी की परत चढ़ा दी, एक चांदी की हमने परत चढ़ा दी, चांदी की परत चढ़ा दी। और भी धातुएं होती हैं जिसकी परत चढ़ाई जाती है, तो हम यहाँ चांदी की परत लेके चल रहे हैं। और साथ में इस पे हमने चांदी की पॉलिश करने के बाद में, चांदी की पॉलिश करने के बाद लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट इस पे कर दिया। आपने बाजार से शीशा लेकर आते होंगे, शीशा उसे ही दर्पण बोलते हैं। तो जब आप शीशा लेकर आते हो तो क्या आपने उसको कभी पीछे से देखा है कि पीछे उसके कैसा होता है। पीछे लाल रंग का पेंट होता है उसके ऊपर। तो जब हम उसके एक पृष्ठ पर, तो शीशा दोनों तरफ से चिकना होता है, तो दोनों में से एक सतह पर, चिकने पृष्ठ पर हमने चांदी की पॉलिश की और उसके बाद लोहे के लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया। तो शीशे पर जब हम इस तरह से कर देते हैं तो जो इधर का सतह है, इधर की जो सतह है, इधर का जो पृष्ठ है, तो ये चिकना जो पृष्ठ है इधर का, वो परावर्तक बन जाता है। क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। परावर्तक पृष्ठ से मतलब है कि जब इस पे कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी तो वो वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम दर्पण बनाते हैं। अब आती है बात दर्पण की। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण को हमने दो प्रकारों में बांटा है, जिसमें एक प्रकार है आपका समतल दर्पण और दूसरा प्रकार है आपका गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण, यदि कांच की एक समतल प्लेट को लेकर हम उसका एक तल परावर्तक बनाएं, जैसे कि हमने यहाँ बनाया, एक तल पर पॉलिश कर दी और दूसरे तल को हमने परावर्तक बना दिया। यदि एक समतल प्लेट, समतल कांच की प्लेट का एक तल पर पॉलिश करके हम दूसरे तल को परावर्तक बनाएं तो उसे हम कहते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक है, आती है बात गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण में क्या होता है कि गोलीय दर्पण में एक खोखला कांच का गोला लेते हैं हम, खोखला कांच का गोला, ये कांच का गोला है एक,
ठीक है, कांच का गोला हमने ले लिया, कांच का गोला। इस कांच के गोले का एक सिरा हमने काट के अलग निकाल लिया, यानी कि इधर का सिरा हमने अपने पास काट लिया। तो जब हम इसको काट लेते हैं तो ये हिस्सा हमारा खत्म हो गया, ये हिस्सा हमारा खत्म हो गया। तो कौन सा हिस्सा बचा हमारे पास में? हमारे पास में ये हिस्सा बचा, ठीक है। अब काट लिया तो ये तो काटने के लिए हमने लाइन खींची है, तो इसको भी हटा दो। तो ये एक हमें गोल आकृति इस तरह की प्राप्त हो गई। तो जो ये गोल आकृति है, इसे हम पॉलिश करके इसकी एक सतह पर, कोई सी भी सतह, चाहे तो इधर की सतह पॉलिश कर सकते हैं, इसकी इधर की सतह पॉलिश कर सकते हैं। दोनों ही पृष्ठ चिकने हैं। एक सतह को हम पॉलिश कर देंगे तो दूसरी सतह क्या बन जाएगी? परावर्तक पृष्ठ बन जाएगी। यदि हम, तो इसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। जो इस प्रकार का कट के शेप हमारे पास निकल आएगी कांच के गोले की, तो उसे हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण, ये अब इसकी एक सतह पर पॉलिश कर दी, गोलीय दर्पण बन गया। अभी कौन सा गोलीय दर्पण कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। तो गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हम कैसे प्राप्त करेंगे? हमने एक शेप ये प्राप्त कर ली। यदि हम इसकी इस सतह पर जो उभरा हुआ तल है, उभरा हुआ तल जो है, बाहर का तल जो उभरा हुआ तल है, इस सतह पर हम पॉलिश कर दें, क्या कर दें? इस सतह पर यदि हम पॉलिश कर दें और लोहे के अलग साइड का पेंट कर दें, तो ये हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा हो जाता है, ये इस पर पॉलिश चढ़ जाती है। तो ये हिस्सा जो अंदर का हिस्सा होता है, ये वाला, ये क्या बन जाता है? ये परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ। तो यही है हमारा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो कांच के गोले का एक भाग जिसके उभरे हुए तल पर हम पॉलिश कर देते हैं और दबा हुआ हिस्सा परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, उसे हम कॉनकेव मिरर कहते हैं, यानी कि अवतल दर्पण कहते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपको गोला दिखाया था अभी, कांच का गोला है ये। यदि मैं इसकी ये सतह ना काट कर ये सतह काट लूं, तो ये सतह मैंने काट ली, यानी कि मैंने इतना हिस्सा ले लिया। अब मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, क्योंकि तो काटने के लिए मैंने लाइन खींची है। तो एक हिस्सा मुझे ये वाला मिल गया, एक हिस्सा मुझे उधर का मिला था, अब क्या मुझे इधर का हिस्सा मिल गया। यदि मैं इसकी इस सतह को पॉलिश कर दूँ, जो दबी हुई सतह है, कौन सी? जो दबी हुई, अंदर की दबी हुई सतह है, उसको मैं पॉलिश कर देता हूँ, तो जो ये बाहर की सतह है, बाहर की, यानी कि ये वाली सतह, ये परावर्तक पृष्ठ बन जाती है, परावर्तक पृष्ठ बन जाती है, और इसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो ये हमारा क्या हुआ? अवतल दर्पण, और ये हुआ हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या हुआ? यदि खोखले कांच के गोले के एक हिस्से को काटकर यदि हम उसकी दबी हुई सतह पर पॉलिश कर दें और उसके उभरे हुए हिस्से को परावर्तक पृष्ठ बनाएं, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो हमें दो प्रकार के दर्पण मिल गए, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अब हम इसकी ये देखते हैं कि उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि ये प्रकाशिक अक्ष, ये आपकी ध्रुव होता है यहाँ पे बीच में, जो इस दर्पण का बीच का हिस्सा होगा, इसे ध्रुव कहते हैं हम। ऐसे इस दर्पण का बीच का हिस्सा हम ध्रुव कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं कि फोकस, ध्रुव, मुख्य अक्ष, तो वो हम इसके बारे में समझते हैं। तो वो देखते हैं, चलते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो स्टूडेंट, गोलीय दर्पण अभी हमने पढ़े, तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं और वो हमने देख लिया। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब कुछ इसमें कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो आपस में कॉमन होती हैं और उनको लगभग एक साथ ही हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे हम। तो इसके लिए मैंने दो दर्पण बना लिए हैं, ठीक है। एक आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है तो इसके क्या है कि इसके इस पृष्ठ पर तो हमने पॉलिश कर दी, और अंदर का पृष्ठ जो दबा हुआ पृष्ठ है, उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश है और दबे हुए पृष्ठ से ये परावर्तन करेगा, तो ये परावर्तक तल है अंदर का। इसी प्रकार से ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में परावर्तक तल
ये वाला होता है। तो हमारा क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया हमारा ये, और ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो इसमें क्या बात है कि उत्तल दर्पण में दबी हुई पृष्ठ जो है उस पर पॉलिश है और उभरे हुए तल से ये परावर्तन करता है, तो इसलिए परावर्तक तल हो गया। अब आती है कुछ बिंदुओं की जो कि दोनों में ही हैं। जैसे कि आप P देख रहे हैं, यहाँ पे P मैंने नाम दिया है इसको, यहाँ भी मैंने इसको P नाम दिया है। यानी कि P कौन सा बिंदु है, ये वाला बिंदु। एक बिंदु C यहाँ भी है, C बिंदु यहाँ भी है, ये R दूरी यहाँ भी ली हुई है, R दूरी यहाँ भी ली हुई है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें कॉमन है इसके अंदर। तो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या हैं वो हम देखते हैं। इसमें पहले बात आती है दर्पण का ध्रुव की। दर्पण का ध्रुव, तो ध्रुव क्या होता है, ध्रुव को हम पोल कहते हैं, पोल ऑफ मिरर। तो दर्पण का ध्रुव क्या है, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु है इस गोलीय दर्पण, जितना भी गोलीय दर्पण बड़ा है उसका जो मध्य बिंदु होगा उसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव क्या हुआ, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु है ये, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु P। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब आती है बात इसके वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये गोलीय दर्पण, हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि हम ये गोलीय दर्पण जो है एक खोखले गोले का, खोखले कांच के गोले का एक भाग है। तो एक खोखला कांच का गोला बना दिया है डॉट 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 करके, रेखा से, एक डॉटेड लाइन से हमने ये पूरा गोला बना दिया है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो इस खोखले गोले का जो ये भाग है और इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये C किसका भाग है, इस खोखले गोले का केंद्र है। जैसे कि गोला आप नॉर्मली समझ सकते हो, गोला है, गोले का केंद्र होता है। ठीक है, अब इस स्थिति में गोला क्या हो गया, कांच का गोला हो गया। कांच के गोले में से हमने दर्पण निकाल लिया बाहर, तो दर्पण निकाल लिया, तो जो ये केंद्र बचा, इस केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या हो गया कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, आती है बात वक्रता त्रिज्या पर। तो वक्रता त्रिज्या भी वही चीज है, वक्रता त्रिज्या, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसके वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि PC जो है यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, और इसे हमने R बोला हुआ है। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस के केंद्र को वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव की दूरी यानी कि PC, यहाँ भी PC और यहाँ भी PC, वो जो होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और एक चीज़ आप नोट करो, वक्रता केंद्र जो होता है, ये जो दर्पण है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ की तरफ होता है। ये परावर्तक पृष्ठ की तरह इधर है, परावर्तक तल कहाँ है, यहाँ, और परावर्तक तल की तरफ ही ये C होता है, वक्रता केंद्र होता है। और जबकि उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, इधर है, उधर दबी हुई सतह है जिस पर पॉलिश की हुई है, तो परावर्तक तल से दूसरी तरफ वक्रता केंद्र होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होगा, परावर्तक तल से दूसरी ओर, दूर की ओर होता है, और जबकि परावर्तक तल के एक तरफ होता है अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र। अब बात आती है मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या होती है, दर्पण के ध्रुव
और उसके वक्रता केंद्र को, दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये यहाँ से यहाँ तक जो मिलाने वाली एक रेखा जा रही है, इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हमारी PC से जो लाइन गुजर रही है पूरी, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। तो ये PC क्या है? ये रेखा PC, रेखा PC, ऐसे कहिए आप कि P व C से गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये मुख्य अक्ष है इसकी, जो कि दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र को मिलाती है और इससे गुजर के जाती है, तो इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। अब बात आती है इसमें फोकस की। फोकस क्या होता है? ठीक है, फोकस को हम पढ़ेंगे, यानी कि फोकस बिंदु, इसे हम कहेंगे फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु क्या होता है? इसमें मैंने अभी तक फोकस बिंदु कहीं भी नहीं दिखाया है। फोकस बिंदु के लिए मैं एक नया चित्र बनाऊंगा, ठीक है? तो उस नए चित्र में हम देखेंगे कि फोकस बिंदु कहाँ होता है, क्योंकि यहाँ से आप समझ नहीं पाओगे। तो फोकस बिंदु के लिए मैं अवतल जो है दर्पण को ले लेता हूँ। जैसे कि मैं अवतल दर्पण को ले लेता हूँ इस तरह से। ये अवतल दर्पण ले लिया मैंने, इसकी सतह पर पॉलिश होगी, इस सतह पर पॉलिश कर दी। तो पॉलिश के बाद में अंदर की दबी हुई सतह, अंदर की दबी हुई सतह है। अब इस दबी हुई सतह पर जो है क्या होगा? इस पर किरणें गुजरेंगी इससे होकर। तो एक किरण जाएगी, किरण पहुँचाइए किरण, तो एक कोई दूर बिंदु वस्तु है, उससे किरणें आ रही है। इसकी एक मुख्य अक्ष मान लेता हूँ, ये मैंने मान लिया P, इसका ध्रुव, और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। यहाँ पे ये मुख्य अक्ष है जो कि इस P से होकर जाती है, जो कि इस P से होकर जाती है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पे मैं C वक्रता केंद्र मान लेता हूँ, ये वक्रता केंद्र, और जो P है, और P और C से जो जाने वाली रेखा है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। और इस मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा, एक प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, दूसरी प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, और तीसरी प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, एक प्रकाश किरण इसके भी अनुदिश जा रही है, मुख्य अक्ष के भी अनुदिश जा रही है, और एक चौथी एक रेखा ये जा रही है। तो इस तरह कितनी रेखाएं हो गई प्रकाश की? प्रकाश किरण कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, 5 प्रकाश किरण हो गई। तो जब ये प्रकाश किरण किसी बिंदु वस्तु से आती हैं और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर पड़ती हैं, और ये टकराकर ये अंदर की ओर आती हैं। कहाँ आती हैं? अंदर की ओर परावर्तित होती हैं, इस तरह से परावर्तित हो जाती हैं। इसी प्रकार से ये भी परावर्तित हो जाएगी। तो ये परावर्तित होकर किधर जाएगी? ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये परावर्तित होकर आपकी इधर, ये इस तरह से परावर्तित होकर इधर आएगी। इसी प्रकार से ये परावर्तित होगी इस तरह से, और ये इस तरह से यहाँ से परावर्तित होकर यहाँ चली जाएगी। तो इस तरह से ये सारी कहाँ पर काट रही हैं? F पर काट रही हैं। तो जब ये किरण गई तो ये परावर्तित होकर इधर आ गई, जब ये किरण गई ये परावर्तित होकर इधर आ गई। जब एक किरण मुख्य अक्ष से होकर गई, मुख्य अक्ष से यानी कि उसके वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो वो किरण वापस इसी पथ पे ही वापस हो जाती है। एक किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो इसी पथ पर वापस आ जाती है, और जो इस तरह से समांतर जाती है वो इस तरह से आ जाती है। तो जो जहाँ ये सारी किरणें आपस में टकराने के पश्चात काटती हैं, यानी कि F बिंदु पर काटती हैं, इसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। तो हमारा F क्या हो गया? फोकस बिंदु हो गया। अवतल दर्पण, ये मैंने क्या लिया था? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभी सारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं अवतल दर्पण को। क्यों कहते हैं अभिसारी? क्योंकि ये सारी प्रकाश किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है। सारी प्रकाश किरणें सबको काट कर कहाँ भेज दिया ना, परावर्तित करके कहाँ भेज दिया? एक ही बिंदु पर भेज दिया, एक ही बिंदु पर कट गई सारी किरणें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसे कहेंगे अभिसरित होना, किरणों का अभिसरित होना। तो ये हमारा अभिसारी दर्पण कहलाता है। हिंदी में इसे
कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कहलाता है ये इंग्लिश में। अभिसारी दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। अब आती है बात इसकी, इसमें कहाँ होगा फोकस बिंदु? फोकस बिंदु कहाँ होगा? तो फोकस बिंदु देखते हैं। इसके लिए मैं एक उत्तल दर्पण बना लेता हूँ। तो ये मैंने उत्तल दर्पण बना लिया। इसकी अंदर वाली सतह पर पॉलिश होगी। ये बड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कहाँ पॉलिश होती है इस पर। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं रह जाएगी, क्योंकि वीडियो में इतना क्लियर बताया जा रहा है आपको, बिल्कुल बेसिक। कुछ स्टूडेंट जो डायरेक्ट टच में आ जाते हैं हम लोगों के, तो वो हमसे कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं सर बहुत ही बेसिक आप बता रहे हो, तो उससे हमें समझने में बहुत आसानी हो रही है। तो आपको इतना बेसिक हम लोग समझाते हैं अपने वीडियो में कि आपको कुछ भी ना छूटे, कुछ भी ना छूटे। आपको ये ना रह जाए कि भाई ये क्या था, ये सर ने नहीं बताया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप वीडियो को बहुत गौर से देखिए, और यदि कुछ आपका रह गया तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिए। ठीक है, बार बार उसे दोबारा से चलाइए और उसको देखिए, ताकि वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो आती है बात उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में हमने एक मुख्य अक्ष इसमें भी ले ली, तो एक मुख्य अक्ष हमने ये ले ली, एक मुख्य अक्ष मैंने यहाँ मान ली। तो परावर्तक तल क्योंकि ये वाला है, ये परावर्तक तल है आपका, परावर्तक तल आपका ये है। और ये मान लेता हूं मैं इसका ध्रुव। तो मैंने क्या बताया था, जब उत्तल दर्पण में सी कहाँ होता है? इस धर होता है। सी कहाँ होता है? दर्पण की दूसरी तरफ होता है सी। तो सी कहाँ होगा हमारा? यहाँ कहीं होगा सी, यहाँ कहीं सी होगा। तो सी हम चलो मान लेते हैं, एक बिंदु पर हम सी मान लेते हैं, ये सी मान लिया हमने। ठीक है, वक्रता केंद्र इसका मान लिया। अब हमने कहा कि कुछ प्रकाश की किरणें, कोई दूर बिंदु वस्तु है उससे कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं। चलो प्रकाश की किरणें भी ले लेते हैं। तो ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश की किरणें ले लेते हैं। ये हमने ले ली किरणें। एक प्रकाश की किरण ये आ गई, दूसरी प्रकाश की किरण ये आ गई, तीसरी प्रकाश की किरण इसी के अनुदिश आ जाएगी, मुख्य अक्ष के अनुदिश आ जाती है। ठीक है, चौथी प्रकाश की किरण कहाँ है? ये आ गई जी। पांचवी कहाँ है? ये आ गई। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण हमारी आ गई। इसको क्या कहा था हमने? अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को। इसका भी कुछ नाम है दूसरा, इसको कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। क्यों है नाम इसका अपसारी दर्पण? अभिसारी दर्पण का मतलब था कि बिंदु किरणें टकराने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आकर कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, परंतु अपसारी का मतलब क्या होता है? अपसारी का मतलब ये होता है कि टकराने के पश्चात किरणें अंदर की ओर ना आकर ये बाहर की ओर चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं? बाहर की ओर। ये टकराई बाहर, यहाँ टकराई थी अंदर, ये टकराई थी अंदर, ये टकराई थी अंदर। जो वक्रता केंद्र से होकर गई वो वापस इसी पथ पर आ गई। तो वक्रता केंद्र से जो जाएगी वो तो पथ पर वापस ही आ जाएगी। ठीक है, वो तो पथ पर वापस ही आ जाएगी, परंतु जो दूसरे अन्य बिंदु पर जाएंगी वो टकराकर दूसरी दिशाओं में मुड़ जाएंगी। तो ये इस दिशा में, ये इस दिशा में। तो कोई भी किरण अंदर की तरफ नहीं आई और ना उसने मुख्य अक्ष पर कहीं काटा है। यहाँ पे सारी किरणें अंदर की ओर आ गई थी टकराकर, और उन्होंने इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु F पर काट दिया था। तो यहाँ पर कोई भी किरण ऐसा नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये किरणों का अपसरण कर देता है, अपसरण कर देता है, अपसरण। तो उत्तल दर्पण किरणों को अपसारित कर देता है। अपसारित करने की वजह से इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग, DIVERGING, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है। और हमने पुराने वीडियो में ये बताया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होते हैं, मतलब प्रतिबिंब क्या होता है ये बताया था कि प्रतिबिंब दर्पण से टकराने के, मतलब किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात यदि एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। तो यहाँ क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब। परंतु उत्तल दर्पण की स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। वास्तविक प्रतिबिंब, इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी कैसा बनेगा? आभासी ऐसा बनेगा, यदि आप इस किरण को पीछे की ओर जो है डॉटेड लाइन से मिला दो, इस तरह से, इसे भी आप डॉटेड लाइन से इस तरह से मिला दो, ऐसे मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी। इसी प्रकार आप इस लाइन को भी ऐसे मिला दो
और इसे भी आप ऐसे मिला दो, तो ये सारी एक बिंदु पर यहाँ पीछे से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये आती हुई प्रतीत हो रही है, कहाँ से? ये इस F से आती हुई प्रतीत हो रही है, जैसे उधर जा रही हो, आती हुई प्रतीत हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जब इस प्रकार से जब आती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे हम कहते हैं कि यहाँ प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो इस बिंदु पर कहाँ बनता है? आभासी प्रतिबिंब। यहाँ क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो फोकस बिंदु कहाँ हुआ हमारा? यहाँ पर फोकस बिंदु हो गया। एक पॉइंट और है जो कि आपको समझना चाहिए, इसमें मैंने आपको वक्रता केंद्र बताया, वक्रता केंद्र सब में दिखा रखा है। जब कोई किरण, कोई भी प्रकाश की किरण जब C से होकर गुजरती है, C से होकर गुजरती है यानी वक्रता केंद्र से गुजरती है, मान लो सपोज करो मैं ऐसे प्रकाश की किरण कहता हूं कि ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है इस तरह से, तो जो C को और इस बिंदु को, दर्पण के इस बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है, ये भी दर्पण पर अभिलंब होगी। ये भी दर्पण पर क्या होगी? अभिलंब होगी। जब C से होकर गुजर कर जाएगी कोई किरण और वो दर्पण पर जाकर टकराएगी तो ये अभिलंब हो जाती है, और जो भी अभिलंब रेखाएं होती हैं वो टकराने के पश्चात वो समांतर हो जाती हैं। ये खैर जो है हम आगे बताएंगे अभी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होते हैं, और दोनों ही दर्पणों में मैंने आपको फोकस बिंदु समझा दी है। अब बात आती है, फोकस बिंदु तो आ गया, आपने फोकस दूरी के बारे में भी सुना होगा। तो फोकस दूरी क्या होती है? ठीक है, तो फोकस दूरी को हम ले लेते हैं। फोकस बिंदु हमारा F था, यहाँ आती है फोकस दूरी। फोकस दूरी को इंग्लिश में फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो PF क्या है यहाँ पे? PF है फोकस दूरी। क्या है यहाँ पे? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम F से बताते हैं। किससे बताते हैं? F, स्मॉल f, छोटा f जो होता है उससे हम फोकस दूरी को बताते हैं। तो फोकस दूरी क्या हुई? ध्रुव से लेकर F तक की दूरी, ध्रुव से लेकर F तक की दूरी, ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे F से बताते हैं। और फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होगी फोकस दूरी की दुगनी होगी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन कई क्वेश्चंस में भी आ जाएंगे आपके आगे। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले आगे वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ समतल दर्पण की विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। तो समतल दर्पण भी कुछ विशेषता दिखाता है। हमने दर्पण देखे, समतल दर्पण होता है उसमें, और गोलीय दर्पण होते हैं, जो कि गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दर्पण आ जाते हैं। तो उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में कुछ मैंने उनकी परिभाषाएं बता दी हैं आपको। तो इसमें जो आज की वीडियो में रह जाता है वो समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं रह जाती हैं। तो क्या होती हैं समतल दर्पण की विशेषताएं? समतल दर्पण यानी कि शीशा, जिसमें हम अपनी छवि अपने घर में देखते हैं, या ऑफिस वगैरह में कहीं शीशा लगा होता है, या बाथरूम वगैरह में कहीं शीशा जो लगा होता है उसमें हमारी छवि दिखती है। ठीक है, तो क्या होता है इसकी विशेषता, उस पर विचार करते हैं। तो पहले आती है बात, प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के आकार का बनता है। तो जब हम समतल दर्पण के अंदर देखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमारे जितना ही बड़ा होता है, हमारा ही आकार के बराबर होता है, साथ में सीधा बनता है, क्योंकि हम खड़े होते हैं तो हमें सीधा अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। परंतु उस प्रतिबिंब को वास्तविक नहीं कहकर हम आभासी कहते हैं, क्योंकि वो अपसारी किरण पुंज के द्वारा बनता है, तो इसलिए हम उसे अपसारी जो है प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला पॉइंट इसका कि प्रतिबिंब इससे जो बनेगा समतल दर्पण से वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के आकार का होगा। तो दूसरा पॉइंट है इसका, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु को किसी समतल दर्पण के सामने कुछ दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। जैसे कि हम कहें कि यदि मैं किसी समतल दर्पण के सामने खड़ा हो जाऊं और मेरी दूरी दर्पण से लगभग 5 मीटर की हो,
तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण में जो मुझे अपनी छवि दिखाई देगी, उसकी दर्पण से दूरी भी 5 मीटर की ही होगी। तो इसका तीसरा आता है पार्श्व उत्क्रमण, लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व उत्क्रमण होता क्या है, ये भी एक परिघटना है, इसके अंदर दर्पण के साथ होती है। तो इसमें क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण में जब आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो जो हमारा सीधा हाथ होता है, सीधा जो हमारा हाथ होता है, वो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसके जो है बायां हाथ वो दिखाई देता है। इसका मतलब प्रतिबिंब का बायां हाथ हमारा दायां हाथ होता है और हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ होता है। इस प्रकार से जो दोनों पक्ष हैं वो पलट जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक पार्श्व उत्क्रमण होता है, तो वस्तु के मतलब दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है, ठीक है। आती है बात फोर्थ पॉइंट की, ये भी इसकी एक विशेषता है। यदि समतल दर्पण रखा जाता है और उसके सामने कोई वस्तु रखी जाती है, ठीक है, तो हमें पता है कि वस्तु से कुछ किरणें चलकर आएंगी और दर्पण के अंदर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। परंतु यदि दर्पण को थोड़ा सा घुमा दिया जाए, जैसे कि दर्पण इस तरह से दर्पण है, समतल दर्पण, इसको हम, ये आपकी मुख्य अक्ष हो गई, यदि इस दर्पण को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाए, अब ये कोण जो भी कोण बना रहे थे 90 डिग्री कोण बना रहे थे, यदि ऐसे कोण घुमा दिया जाए तो कितना कोण घूम गया, तो मान लीजिए हमने थीटा कोण घुमा दिया ऐसे, कितना कोण घुमा दिया, थीटा कोण घुमा दिया ऐसे। तो थीटा कोण घूमने में जो इसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा वो 2 थीटा कोण घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा, 2 थीटा कोण घूम जाएगा। दर्पण को थीटा कोण घुमाने पर प्रतिबिंब 2 थीटा कोण से घूम जाता है। आती है बात 5वें पॉइंट की, यदि आपको अपना प्रतिबिंब दर्पण के अंदर देखना है, यदि आप अपना प्रतिबिंब, पूरा प्रतिबिंब, आप चाहते हैं कि आपका सर से लेकर पैर तक पूरा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर दिखाई दे, समतल दर्पण में दिखाई दे, तो उसके लिए दर्पण की जो लंबाई है वो आपकी लंबाई की आधी होनी चाहिए, कम से कम आधी होनी चाहिए। जब यदि आपकी आप ये मान के चलिए, यदि आपकी लंबाई जो है वो 6 फीट है, तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब पूरा दिखाई दे आपको, उसके लिए दर्पण की लंबाई 3 फीट कम से कम होनी चाहिए। इससे कम जो है लंबाई में आपका पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई नहीं देगा। ये पॉइंट उसी को बताता है, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई हमारी लंबाई की आधी होनी चाहिए। अब आती है बात 6ठे पॉइंट की। तो 6ठे पॉइंट में क्या कहा गया है, यदि 2 दर्पण इस तरह से आमने सामने रखे हों, इस तरह से 2 समतल दर्पण आमने सामने रखे हों और एक वस्तु उसके बीच में रख दी जाए, एक वस्तु उसके बीच में रख दी जाए, तो उनके अंदर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। या फिर दर्पण को हम इस तरह से रख देते हैं, इस तरह से हमने दर्पण रख दिए हैं 2, और इन दोनों के अंदर कोण कितना बन रहा है, इस दर्पण में और इस दर्पण में कोण कितना बन रहा है, थीटा, ठीक है। 2 दर्पणों के बीच में कोण थीटा बन रहा है। तो ये उसी स्थिति को बताता है कि दर्पण जब एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके होते हैं, थीटा कोण पर झुके होते हैं, तब प्रतिबिंबों की संख्या n, तब इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यदि कोई वस्तु मैं यहाँ रख दूँ, कोई बीच में वस्तु रख देता हूँ, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो कितने प्रतिबिंब के लिए 360/थीटा माइनस 1 प्रतिबिंब बनेंगे। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। हमने कहा कि दर्पण जो हैं वो 60 डिग्री पे झुके हुए हैं, तो थीटा कितना है, दर्पण जो झुके हुए हैं वो कितने डिग्री पे झुके हुए हैं, 60 डिग्री पे जुड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, ये इसका कोण कितना है, मान लो 60 है, तो n कितना आएगा, 360/थीटा माइनस 1। तो मैं ये रख देता हूँ 360/60 माइनस 1, तो 6 से काट दिए, 6 से 36, तो 6 - 1 = 5। तो ये क्या आती है, एक विषम संख्या आती है। क्या आती है, ये विषम संख्या आती है। तो जब ये विषम संख्या आती है तो उस स्थिति में हमारे जो कोण वो होंगे, वो कितने होंगे, एक मिनट, यदि
ये आपका 5 आपके प्रतिबिंब बनेंगे इसमें। यदि हम इसको ये मान लें कि 360/60 कितना आया था हमारा, 6 आया था, और ये क्या था, ये आपकी सम संख्या थी, सम संख्या थी। तो जब 360/60 जो है वो सम संख्या आती है, इसका मान सम संख्या आता है, तो प्रतिबिंब इसमें से 1 माइनस करके यानी 5 निकल के आता है। यानी प्रतिबिंब कितने बनेंगे इसमें, 5 बनेंगे, ठीक है। और यदि 360/60 और यहाँ पर सम संख्या ना आती, वो विषम संख्या आती, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते, तब प्रतिबिंब कितने बनते, 360/60, 360/θ। तो ये विषम की स्थिति में है। जब विषम प्रतिबिंब, जब ये 360/θ विषम आता हो, तब हमें प्रतिबिंब इस वाली संख्या से, इस वाले सूत्र से मिलते हैं। और जब ये सम आता है, ये क्या आता है, सम आता है, तब प्रतिबिंब इस सूत्र से मिलेंगे, जिसमें हम -1 करके 5 हम इसका आंसर निकाल लेंगे। अब एक कंडीशन और आ जाती है इसमें कि यदि 360/θ का मान पूर्णांक ना हो, भिन्न में हो, भिन्न का मतलब दशमलव में संख्या आ जाए, तो एक कंडीशन ले लेते हैं इसकी भी। हम कहते हैं थीटा कोण, ये जो कोण है, मतलब जो 2 दर्पण झुके हुए हैं, ये 75 डिग्री पे झुके हुए हैं। किस पे झुके हुए हैं, 75 डिग्री पर। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 75। और एक वस्तु बीच में रख दी जाए तो कितने वो बनेंगे प्रतिबिंब, तो करते हैं 360/θ यानी कि 75, और इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4.8। ये भिन्नात्मक संख्या आ गई, इसमें दशमलव आ चुका है, ठीक है। तो दशमलव जब आ गई तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम n-1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n-1। तो 4.8 में से 1 गया तो बचा 3.8। तो ये कहता है कि जब ऐसा हो कि भिन्न संख्या आए n, तब n में से 1 घटा देते हैं और 3.8 आता है। और इस 3.8 के जो बाद वाला पूरा पूर्णांक होगा, इसके बाद वाला 3.8 के बाद क्या आता है, 4, ठीक है। तो जो 4 संख्या आती है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। यानी कि जब ये दशमलव संख्या में आ जाता है तो n-1 करके ये निकाल लेते हैं, और ये इसके बाद देखते हैं इसके बाद कौन सा पूर्णांक आता है। यदि यहाँ 4.8 आता है या 4.5 आता तो उसके बाद कौन सा पूर्णांक आता, 5। ऐसे 3.8 आया तो 3.8 के बाद अगला पूर्णांक क्या है, 4, जिसमें कोई दशमलव संख्या नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या। तो ये प्रतिबिंबों की संख्या इस प्रकार से निकाली जा सकती है, ठीक है। तो हमने प्रतिबिंबों की संख्या देखी, समतल दर्पण देखे, अवतल दर्पण देखे, उत्तल दर्पण देखे। तो ये वीडियो आज का हम इसी पे एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में हम चिन्ह परिपाटी देखेंगे कि किस तरह से हम जो समतल दर्पण और मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उसमें विभिन्न दूरियों को हम कैसे नापते हैं। जैसे मुख्य अक्ष की दूरी कैसे नापेगी, फोकस उत्तल दर्पण में धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा, या फिर अवतल दर्पण में वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो चिन्ह परिपाटी का हम कुछ प्रयोग करते हैं। वस्तु जो रखी हुई है उत्तल दर्पण में वो धनात्मक होगी उसकी दूरी, और जो अवतल दर्पण में रखी हुई है उसकी ऋणात्मक होगी दूरी, तो वो हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से कितने प्रकार से कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो सारी कहानी वहाँ कही जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा हो चुका है। कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। साथ में यदि कुछ आपको कहीं समझने में दिक्कत आई हो तो दोबारा रिवाइंड करके देखो, इसको आप दोबारा वीडियो को चला कर देखो, और साथ में इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ही आपके पास हमारे सभी प्रकार के व्यूज़ पहुँचेंगे। हमारे जितने भी अपडेट्स होंगे वो सारे आपके पास पहुँचेंगे। एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स और बताना चाहता हूँ आपको कि एक किताब चित्रा प्रकाशन की आती है, जो कि भौतिक विज्ञान पार्ट 2 है, 12th क्लास का, कक्षा 12 का पार्ट 2 है, ठीक है। तो NCERT बेस्ड ये किताब है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो यदि आपको इसका डिटेल पढ़ना हो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि आपको सारा डिटेल पढ़ना है तो वो आप इस किताब से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ और डिटेल में खोलकर ये चीज़ों को बता देगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।